आज हमारे साथ आशा देवी हैं, जिन्होंने 7 साल हर दिन, हर पल इस दर्द, इस लड़ाई के साथ जिए हैं। हम दूर से देखते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है कि हम आज भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं उस घटना को। आप इस आशा देवी, नमस्कार। आज आप मैं आपसे हम यहाँ पे बहुत सारे सवाल लेके बैठे हैं। हमें सबसे पहले आज आप ये बताएँ कि हम ज्योति को निर्भया की तरह से जानते हैं, सब जानते हैं। उसका सही नाम भी भूल गए हैं। वो आपकी बेटी थी। आप उन्हें कैसे याद करती? कुछ बातें उनके बारे में। देखिए, हमने तो ज्योति का नाम कभी छिपाया ही नहीं। तो उनका असली नाम तो ज्योति सिंह है। बहुतों को पता है, लेकिन बहुत लोग निर्भया के नाम से जानते हैं। और याद तो जाहिर सी बात है, बहुत है। लेकिन बहुत सारी यादें उस दुख के आगे पीछे छूट गई। और जो 2012 में हुआ था, वही यादें हमेशा दिमाग में रहती है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था। तो ये यादें हमेशा मन में घूमती रहती हैं। और मैं उनको किस तरह से याद करूं, या आपको किस शब्द में बताऊं। वो हमारे घर की, समझिए, खुशियां थी। इन 7-8 सालों में कभी वैसा दिन नहीं आता है कि हम फैमिली बैठे हों, आंखों खिलखिला के हंस रहे हों, या कोई त्योहार है हम बहुत उसको एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि उनकी यादें हमारे मन में हमेशा रहती है। हम परिवार में 4 जने हैं, लेकिन हम अपना जो अंदर का जो तकलीफ है, एक दूसरे से नहीं बांट पाते हैं। अपने आप में महसूस करते हैं, अपने आप में उसको सोचते हैं। हम सोचते हैं उनको तकलीफ होगी, वो सोचते हैं उनको तकलीफ होगी। तो बहुत मुश्किल रहा, बहुत मुश्किल से ये 7 साल गुजरा। लेकिन मैं पूरे देश को कहूंगी, आप सबको कहूंगी कि आप सब लोगों के सहयोग से, दुआ से तसल्ली हुई कि उन 4 दरिंदों को सजा हुई और हमें इंसाफ मिला। लेकिन सार्थक संघर्ष सार्थक तभी होगा जब हम आगे इस चीज पर रोक लगा पाए, हम अपने बच्चियों को सुरक्षित कर पाए। तो हमें तो लगता है कि इससे अच्छा याद और श्रद्धांजलि निर्भया के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो कहते हैं ना कि कुर्बानी किसी की लगनी थी, जिसकी वजह से ये सारा सब कुछ शायद चेंज आना था। तो एक तरीके से ये निर्भया की कुर्बानी हुई है, जो कि बहुत दर्दनाक है। तो हम उस पे नहीं जाएँगे, क्योंकि अगर वो बातें खुलेंगी तो फिर एक माँ का दिल हमेशा दुखता है, वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सकते। आप मुझे आशा जी ये बताएँ, जैसे मैं हम इतने केसेज़ होते हैं, लोग पढ़े-लिखे भी हैं, कितने कितने केसेज़ में होता है कि आप उसको लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, लीगल सिस्टम वीक है, सारा सिस्टम बहुत वीक है। आपने कोई पढ़ाई नहीं करी, फिर भी आप इतने साल तक लड़ती रहीं, क्या हिम्मत थी आप में? कैसे आपको हिम्मत आती रही इस बात की? देखिए, हमने बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं की, बहुत क्या, ना के बराबर समझिए। लेकिन जो घटना हुई 2012 में, और जिस तरह से हम बच्चों के साथ अपने समय गुजारे थे, बच्चे बड़े अच्छे से, 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे, ज्योति सबसे बड़ी थी। बड़ा अच्छे से लाइफ चल रही थी। हमारे पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन खुशियां बहुत थी। दिन में कोई कहीं स्कूल है, कोई कहीं ऑफिस है, लेकिन शाम को हम 5 जने बैठते थे, खाते थे, पीते थे, हंसते थे। हम तो हट जाते थे क्योंकि अपना बच्चे पढ़ते, लेकिन वो तीनों भाई बहन बहुत खुश रहते थे। लेकिन जब ये घटना हुई तो एकदम से समय पलट गया।
6 महीने तो हम लोगों को पता ही नहीं था, होश ही नहीं था कि हम कहाँ हैं, कहाँ बच्चे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कैसे दिन निकल गया। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी, जो चीजें हमने 12-13 दिन देखी, तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी हमारा संघर्ष है या था, और कहाँ से ताकत मिली, तो हमारा दुख ही हमारी ताकत बनी, हमारा बेटी का संघर्ष ही हमारी ताकत बनी। तो मैं कहती हूँ कि मेरा जो साहस है वो हमारे बेटी से मिला, उनके तकलीफ से हमें प्रेरणा मिली। क्योंकि इन 7 साल में कोई भी दुख, कोई भी चीज उनके तकलीफ के आगे मुझे बड़ी नहीं लगी। इन 7 सालों में रिश्तेदार हैं, हज अपने फंक्शन पड़े, शादियां पड़ी, ब्याह पड़ा, लेकिन मैं किसी का फंक्शन शादी नहीं अटेंड करी, क्योंकि मुझे वो चीज हमेशा याद रहती थी कि आखिर कोई एक बेगुनाह के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। देखिए, हम आए हैं, आप आए हैं, तो एक ना एक दिन मरना सबको है, लेकिन मुझे ये तकलीफ मिली कि एक बच्ची को मौत भी मिली तो ऐसे मिली। तो यही सब चीजों ने हमें, कुल मिला के उनके तकलीफ ने हमें ताकत दिया कि कहते हैं कि गुनाह करने वाले से गुनाह सह के बैठने वाला गुनाहगार है। तो मैं इतना दुख सह के, हमारे सामने बेटी एक एक सांस तोड़ दी, तो मैं घर में कैसे बैठ सकती थी। उतनी तकलीफ थी, हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, वो बैठ नहीं सकती थी, यहां तक की हालत इतनी नाजुक थी कि जब उनको होश आया तो उन्होंने पानी मांगा, तो डॉक्टरों ने कहा कि हम इनको पानी नहीं दे सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके जो अंग है वो नहीं दे सकते पानी। तो मुझे यही सब चीजों ने प्रेरित किया कि इतना सब कुछ देख करके मैं घर में बैठ कैसे सकती हूँ। जो बच्ची जानती है हम नहीं बचेंगे, एक एक सांस के लिए जूझ रही है, और वो कह रही हैं कि उनको फांसी क्या, उनको तो जिंदा जला देना चाहिए कि दोबारा किसी के साथ ना हो। बेटी चली गई, लेकिन ये बात हमें हमेशा याद रही कि जिस बच्ची को इतनी तकलीफ थी, एक एक सांस के लिए जूझ रही थी, और वो कह रही थी कि इनको सजा मिले कि दूसरे के साथ ऐसा ना। तो हमने इसी शब्द को हमने अपनी ताकत बनाई कि मैं तो जिंदा हूं, ठीक हूं, लड़ सकती हूं। और मैंने लड़ाई लड़ी, जिसमें आप सबका, बहुत पूरे देश का सहयोग रहा। सबने हमें जैसा जो भी जितना भी हो पाया, कोई साथ खड़ा हुआ, कोई फोन पे, माने सबने साथ दिया। आज उसका परिणाम है कि उनको सजा हो गई, फांसी हो गई। तो कुछ तो हमें तसल्ली हुई कि नहीं, हमारे बच्ची के साथ जो न्याय हुआ था उसकी उनको सजा मिली। लेकिन अब ये है कि हम लोगों को इस पे विचार करना है, इस पे काम करना है कि ऐसे चीजें कम हो, रुके, और हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। नमस्ते आशा जी, आपने जैसे कहा कि ना काफी ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने लेकिन उस वक्त भी मांग की आपसे कि वो 4 कॉन्विक्ट्स को ना डेथ पेनल्टी या मृत्युदंड की आग्रह की कि नहीं दें। आप उस समय क्या महसूस कर रही थी? और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि माफ कर दें, उन कॉन्विक्ट्स को पार्डन दे दें। देखिए, इन 7 साल में बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारे लोगों का फोन आए, खासकर इन दिनों में तो 5-6 महीने में तो बहुत आए। लेकिन हमें इससे हम विचलित नहीं हुए, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई थी, आए दिन हो रही है, तो लोगों की मानसिकता सामने आ रही है। तो मुझे ये चीज तकलीफ होती थी, लेकिन विचलित नहीं हुई, क्योंकि कोई सामने से फोन किया, कोई व्हाट्सएप से किया, कोई मैसेज से किया। मुझे उस टाइम पे ये था, कहते हैं ना कि रास्ते में कहीं चलो तो
रोड़े कंकड़ बहुत आते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि आशा जी, न्याय तो बहुत दूर है, रास्ते में बहुत रोड़े आए। तो मैंने यही कहा कि मैं एक एक रोड़े को चुनूंगी और उस मंजिल तक पहुंचूंगी और उनको सजा जरूर होगी और बेटी को इंसाफ मिलेगा। मैं इन 7 साल में मुझे कहाँ जाना पड़ा कि घर से निकलने का टाइम होता था, मुझे 9 बजे या 8 बजे निकलना है, आने का कोई टाइम नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैंने संघर्ष किया और इंसाफ मिला। रास्ते में बहुत चुनौतियां आई, बहुत लोगों ने मुझे कहा माफ कर दो, जैसी बातें होती थी वैसे मैंने आवाज दिया। लेकिन इतना जरूर अनुभव हुआ कि हम कहते हैं कि घटनाएं क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ मानसिकता ऐसे है जो इस चीज को बढ़ावा दे रही है। खासकर जो हम कहते हैं ह्यूमन राइट, मानव अधिकार। हमारी बच्चियों को जिंदा जला दिया जाता है, बच्चियों के साथ क्राइम होता है, उनको मार दिया जाता है। उस टाइम उनके ह्यूमन राइट्स के लिए, उनके परिवार के ह्यूमन राइट्स के लिए कोई नहीं खड़ा होता है। और अचानक मुजरिमों को कुछ हो गया, इनकाउंटर हो गया या कुछ हो गया, उनको फांसी हो गई, तो एक ह्यूमन राइट खड़ा हो जाता है कि उनका तो मानव अधिकार है, बच्चे हैं, उनका हक है। तो मैं उस टाइम भी मैंने उनसे यही पूछा, आज भी पूछ रही हूँ कि उन बच्चियों का भी तो मानव अधिकार है जो रोड पे कुचल दी जाती हैं, जिंदा जला दे जाती हैं, पेड़ पे लटका दी जाती हैं, तो उनका भी तो ह्यूमन राइट है। तो मैंने सुना सबका, लेकिन जो हमें अच्छा लगा, जो हमें लगा कि नहीं हम इस चीज से आगे बढ़ सकते हैं, हमने उन चीजों को अपनाया। बाकी क्या कोई कह रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस करके हमने यहाँ तक पहुंचा और उनको सजा मिली। आशा जी एक चीज बताएं, आज भी हर दिन न्यूज में कोई ना कोई रेप केसेस कहीं कम नहीं हो रहे, कुछ भी बदला नहीं है। एक सजा मिल गई, लेकिन आज भी लोग यही बोलते हैं कि दोष लड़की का है, छोटे कपड़े क्यों पहने, रात में क्यों निकले। हम भी बोलते हैं बच्चों को कि रात में मत निकलो, सेफ नहीं है। आपको क्या लगता है ये बदलाव कहाँ आना है, कैसे आएगा? बदलाव जो ऐसे सोच रखते हैं कि घटना होती है या कुछ होता है तो सिर्फ बच्ची को जिम्मेवार मानते हैं, उनको घर वालों को जिम्मेवार मानते हैं कि उनको घर से भेज दिया। लेकिन कभी हमारा या आपका या हमारे समाज का कभी वहां ध्यान नहीं जाता है कि जिसने एक क्राइम किया है उसने गलत, उसके ऊपर दोष नहीं क्यों नहीं जाता। तो जब तक ये रियलाइज नहीं किया जाएगा कि नहीं गलती उसने की है, उनको परिवार को रियलाइज नहीं कराया जाएगा, तब तक तो शायद बदलाव आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये हमने देखा है। श्रुति आपके साथ जुड़ी हुई है, वो भी बहुत बहादुर बच्ची है, अपने अकेले रहती हैं, अपने आप में इतना हिम्मत रखती हैं, पढ़ाई करना, जॉब करना, औरों की हेल्प करना। एक खासियत है, हम गुनगावा है, हम दिल्ली में हैं, लेकिन हम रोज बात करते हैं, रोज एक दूसरे को हालचाल पूछते हैं। तो उसको हर एक एक चीज पता है कि उस टाइम पे उनके जो 4 थे, चारों के परिवार वाले एकदम से घेर लेते थे, कहते थे मैं झूठ बोल रही, मैं ड्रामा कर रही। तो ऐसे ही घरों से ऐसे लोग पैदा होते हैं, ऐसी मानसिकता पलती है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि नहीं समाज हमारा बदल जाएगा। तो जब तक हमारा ध्यान
अपने ही बच्चों पे नहीं जाएगा कि नहीं लड़की तो है तो हम उसको बोल टोक लेते हैं कि नहीं तुम जल्दी आ जाना, मत जाओ। लेकिन लड़कों के प्रति भी परिवारों की जिम्मेवारी है कि हम इस चीज को समझाएं कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। आज आप देख हम करें कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन हम खुद अपने आप में ही ठीक नहीं है। कहीं रिश्तेदार का, कहीं भाई का, कहीं कुछ। अब तो इतना हो गया है कि अब अगर आपस का लड़ाई झगड़ा है तो चलो उनके बेटी को उठा लो, उनके साथ रेप कर दो, बदला पूरा हो गया। अब तो ये मानसिकता हो गई है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को ही एकमात्र सजा ही ऐसी चीज है जो विक्टिम को न्याय दिला सकती है, समाज में एक संदेश ला सकती है। आशा जी, Suki, you are asking? You are mute. Suki, mute. No, I think you're continuing, na? आशा जी, आपकी बेटी को, निर्भया को पूरा देश की बेटी बुलाता है और लड़कियां आज भी डर के जीती हैं। आपको क्या लगता है कि लड़कियां कैसे, अब ये सवाल अभी आपने कुछ जवाब दिया भी, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ में आता है कि लड़कियों को आप कैसे बोलो कि आप डरो नहीं। बच्चे ये बोलते हैं कि इस देश में रहना ठीक नहीं है, यहाँ पे हम सेफ नहीं है। हम क्या जवाब दें उनको? देखिए, समस्या से भागना समस्या का हल नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं हमारे पास चाहे औरों के पास पैसे हैं, वो बाहर भेज सकते हैं। लेकिन बहुत लोग तो ऐसे भी हैं कि इंडिया में ही अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, तो बाहर कहां से भेज? तो ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कि हम इस पे विचार करें, हम इस जिम्मेवारी को समझें, क्योंकि मेरा मानना है कि हर समस्या का समाधान है, तो इसका क्यों नहीं है। लेकिन जो ये क्राइम हो रहे हैं उस पे किसी का ध्यान नहीं है। वो जो करने, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सिस्टम को तो नहीं बदल सकते। तो जिसको इस पे जिम्मेदारी जिसकी है उस पे काम ही नहीं होता, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, या सरकार कहिए, या न्याय व्यवस्था कहिए, या पुलिस व्यवस्था कहिए, तो कहीं ना कहीं सबका कनेक्ट एक दूसरे से है। तो सबसे पहले वो अपने फायदे देखते हैं कि इस केस से हमें कहीं नुकसान तो नहीं है। तो इसलिए ऐसे करने से जो चीजें इतनी दुखदाई होती है, वो उसका जो प्रभाव है हल्का हो जाता है। बेटी के साथ क्राइम हुआ, खत्म हो गई, खत्म कहानी। कोर्ट किसी तरह, एक तो जल्दी एफआईआर नहीं होती, जल्दी केस नहीं होता, जल्दी ट्रायल नहीं शुरू होती, किसी तरह हो भी जाती है तो इतना समय लंबा हो जाता है कि एक परिवार के लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बात और है, मान लीजिए किसी परिवार में कुछ गलत हो गया, तो हम भरसक, हमारा घर का, अपने परिवार की बात करती हूँ या और परिवारों की भी, हमारी भरसक कोशिश रहती है कि उस चीज को हम ढक दे। लेकिन उस चीज को तो हम उस दिन तो ढक लेते हैं, लेकिन आगे जो वो ऐसा कर रहा है उसको हम प्रेरित कर देते हैं कि भाई अब हमारे साथ तो हो गया, अब और के साथ जाओ। तो वहां पे उनको हौसला मिल जाता है कि नहीं, ये भी तो घर में बैठ जाएंगी, कुछ बोलेंगी नहीं, हमको कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो यहां से दिक्कत हो रही है। कई बाप है, परिवार है,
अगर उनके बच्चे के साथ गलत हो गया है, किसी दूसरी पार्टी ने केस करा दिया, तो वो कहते हैं हम तुमको रहने नहीं देंगे, वो धमकाते हैं। तो जितना क्रिमिनल उनका बेटा है उतना ही तो वो भी है जो अपने अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं तुमने क्राइम किया, हम तुमको बचा लेंगे। आप प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकती हैं कि क्राइम हो रहे हैं और किस तरह से उसको समेटने में हमारा सिस्टम लग जाता है। तो इसी का प्रभाव है कि समाज में जो हमारे बच्चे हैं या लोग हैं, उनके ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आशा जी, जैसे आपने कहा, बट जैसे कि ये जो समाज है, लोग काफी ताकतवर है और पेरेंट्स काफी डर जाते हैं, माँ बाप को भी डर लगता है, सोसाइटी से डर लगता है, लीगल सिस्टम से डर लगता है, और हम वो कैसे सहस लाए अपने आप में कि अपनी लड़कियों के लिए हम लड़ते रहे। बिकॉज जैसे आपने किया, आपने जो ताकत दिखाई, आप बाकी पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगी? देखिए, अगर डर के हम जिएंगे तो कब तक डर के जिएंगे। चलिए, आप उतना समर्थ हैं, आप अपने बच्चे को बाहर भेज दिया या घर में सारी सुविधा दे दी, लेकिन बहुत बहुत सारे तो ऐसे हैं कि नहीं, उनको बेगर जो बाहर जाना चलता नहीं है, पढ़ाई करनी है तो बाहर जाना, जॉब करना है तो बाहर जाना। तो इस चीज के लिए जो हमारे मन का जो डर है, क्योंकि जो चीज होनी है तो चाहे डर के रहोगे घर में तभी होगा, बाहर चलोगे तभी होगा, तो हम डर के क्यों जिए। तो सबसे जरूरी है कि खासकर माँ बाप को अपने बच्चे के लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि नहीं बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया तो हम उसको पढ़ाई छुड़ा दे, नहीं, उसके देखिए तो सही कि उसके साथ क्यों ऐसा हुआ, किसने किया, क्योंकि आज ये चीजें इतनी क्यों बढ़ी है, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिसके साथ हो गया चुपचाप घर में बैठ गया या धमका के बैठा दिया गया, डरा के बैठा दिया गया, और ये चीजें बढ़ती चली गई। तो अब तो ये लगता है कि जब तक हम पूरा समाज खड़ा नहीं होंगे इसके खिलाफ, तब तक तो क्यों सरकार कुछ करेगी, क्यों पुलिस कुछ करेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे समाज से ही बढ़ी हुई है, क्योंकि हम ही कुछ बोलना नहीं चाहते, हमें डर लगता है। तो डरने से तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये है, ये भी एक समस्या है कि चलो उनके साथ हो गया, मुझे क्या लेना देना है इससे। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए, क्या पता किसकी बारी कब है। तो हम इस पे सोच ही नहीं रहे हैं। दुनिया इतने भाग दौड़ में है, हो गया साइड हो गया। पुलिस भी चाहती है कि चलो खत्म हो जाए, सरकार को इस पे ध्यान नहीं है। तो बातें करने से नहीं कि नहीं हम महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये कर रही हूँ कि सबसे पहले तो पुरुषों की सशक्तिकरण करिए, उनको आपके जो आपके साथ बैठे हैं उनको तो समझाइए। तो सब, क्योंकि आज देख रहे हैं बड़े बड़े जो हमारे कंपनियां हैं उसमें जो महिलाएं काम करती हैं उनको ही दबाया जाता है। आप कहते हैं महिला सशक्ति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उसका मान सम्मान के साथ आगे बढ़ने ही नहीं देंगे तो महिला सशक्ति कहाँ से होगा। हम तो जानते हैं कि महिला सशक्ति करने की जरूरत नहीं, महिला अपने आप में बहुत सशक्त है। बजाय कि उसका मान सम्मान मिले, उसको अपना अधिकार मिले, समाज में इज्जत से रहने के लिए, इज्जत से अपना काम करने के लिए। आशा जी, आपने बहुत सही कहा कि हम अपनी बच्चियों को सोचते हैं कि हम बचा लें, हम बाहर भेज दें, हम अपने घर को ठीक कर लें। पर ये समस्या सिर्फ किसी एक से हम कुछ बच्चों को सिखा लें, कुछ बच्चियों को सिखा लें,
ये समस्या इतनी बड़ी है कि समझ में नहीं आता है कि आप पुलिस को बोलो, लीगल सिस्टम को बोलो, ये चेंज कैसे होएगा। मैं फिर पूछ रही हूँ इस बात को, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि चेंज कैसे होएगा। आप तो 8 साल से सारी चीजों को बहुत करीब से देख रही हैं, झेल रही हैं। हाँ, देखिए, मेरे पास भी कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है जो मैं बता दूंगी कि नहीं उससे हो जाएगा, लेकिन होगा, क्योंकि बहुत चीजें अब हुई। जैसे जब घटना हुई 2012 में, तो बहुत चीजें बदल गई, बहुत लोग इस पे काम करने लग गए। लेकिन समस्या है कि हम एकजुट नहीं है। अगर किसी के साथ क्राइम हो गया या कोई घटना हो गई, तो बहुत जल्दी उसके साथ कोई जुड़ता नहीं है। बहुत टाइम लग जाता है कि उसको कोई सपोर्ट करे, उसको साथ कोई खड़ा हो। ये तो बहुत वो के मान लीजिए हमारी ही केस थी निर्भया के साथ, जब ऐसा हुआ तो कुदरत का सहारा कहिए या कुछ भी हम सोच सकते हैं, किसी को कहना नहीं पड़ा, कोई जानता नहीं था हमें, लेकिन एक आवाज में सबने अपनी आवाज उठाया, सब मिल के आवाज उठाया कि नहीं, बच्ची के साथ क्राइम हुआ है, उसको इंसाफ मिला। तो इसी तरह अगर हम कम से कम सब कुछ अपना काम करते हुए बस एक चीज का अपना ध्येय बना ले कि इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठानी है, तो शायद हम इस चीज को बदल सकते हैं। क्योंकि हर एक के मन में ये चीजें को डालना, समझाना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत जगहों पे जाती हूँ, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद हमें वहां लगती है। जब कॉलेज में जाती हूँ, सैकड़ों के तादाद में बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, तो मुझे उम्मीद सी लगती है कि शायद ये बच्चे आगे बढ़ के जब इस पे अभी ये बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो शायद आगे चल के इस समस्या का समाधान हो। लेकिन ये चीज तो हर जगह है। कहीं कंपनी में काम कर रहे हो आप, तो वहां भी है, कॉलेज में है, हर जगह है। लेकिन अपनी बस यही कहेंगे कि हम अपनी अपनी कोशिश को जारी रखें, आगे उम्मीद करें कि चीजें ठीक हो। हालांकि बहुत मुश्किल है, इतना ये चीजें जड़ जड़ है, जड़ पकड़ लिया है कि इसको खत्म करना क्या, इसको अभी तो हिलाना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि हम समाज, हमारा सिस्टम अगर जिम्मेवारी से अपना काम करेगा, ईमानदारी से करेगा, क्योंकि आजकल तो सारी चीज बिक जाती है। जो दब रहा है उसको दबा दो, जो थोड़ा सा ऊपर है उसको चलो बचा लो, आजकल तो ये चल रहा है। लेकिन अगर हम शायद ईमानदारी से हम इस पे हमारा सिस्टम हम खुद काम करें, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे फर्क नहीं पड़ेगा या ये ठीक नहीं। श्रुति, ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आप आशा जी के साथ काफी समय से काम कर रही हैं। आप हमें थोड़ा निर्भया ज्योति ट्रस्ट के बारे में बताएं और इसका क्या मकसद है। तो निर्भया ज्योति ट्रस्ट बेसिकली उसकी डेथ के कुछ टाइम बाद ही बनाया गया था। हिस्टोरिकली हम ये कोशिश कर रहे थे कि हर साल 16 दिसंबर को उसकी जो सेरेमनी है वो अच्छे से मना करके और उसके राइट्स के लिए उसके आफ्टरमाथ को हम कंटिन्यू कर सकें फिलहाल। लेकिन ऐसा मतलब हमारा इनिशियल प्लान ऐसा था, लेकिन जिस हिसाब से केस चलता रहा, माँ के पास अब बहुत केसेस आते हैं। जो लोग इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो या कंसल्टिंग के लिए माँ के पास आते हैं। तो इस समय हम एक टीम खड़ी कर रहे हैं जो कि रेगुलरली इस मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए कोशिश कर रही है। जितने भी रेप केसेस आ रहे हैं या केसेस ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे जैसे माँ ने कहा कि जब कोई क्राइम हो जाता है तो
ह्यूमन राइट्स के बारे में, एक विक्टिम के ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है, हम उस चीज पे काम कर रहे हैं। तो थ्रू ट्रस्ट हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम लॉयर की, ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स की, इन सारे मुद्दों को, इन सारे केसेस को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। तो हम उस हिसाब से उस पर काम कर रहे हैं। माँ के पास अभी भी केसेस आते हैं, कुछ केसेस पे छोटी सी एक टीम है लॉयर्स की जो बिना चार्ज के हम मदद करने की कोशिश करती है। कहीं कहीं पे माँ खुद भी पर्सनली जाके मिलती हैं। जैसे अभी काफी केसेस ऐसे हुए थे, जो 12 साल की लड़की हॉस्पिटल में है, उनके पेरेंट्स को मॉरली सपोर्ट करना। एक हम टीम भी स्टैब्लिश कर रहे हैं जो कि ट्रॉमा रिकवरी में उन लोगों की हेल्प करेगी। तो लीगल, ह्यूमन राइट्स और केसेस पर सपोर्ट, पेरेंट्स को या विक्टिम को सपोर्ट देने का हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। The other thing that we will also be working, दूसरी चीज जो हम फोकस कर रहे हैं पॉलिसी एडवोकेसी के लिए। 2012 के बाद 13 में कुछ चेंजेस आए थे। फंड एलोकेट किया गया था, लीगल प्रोसेसेस में चेंजेस आए थे, डेफिनेशन रेप की चेंज की गई थी, उसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड की गई थी, बट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे अभी भी वो बहुत वीक है। जहाँ हम एंड वी ऑल आर विटनेसिंग दैट एज वेल। तो हम उन सारी चीजों को पॉलिसी एडवोकेसी पे भी काम स्टार्ट करेंगे। तो वी आर टारगेटिंग की first source of reporting, which is when it happens to police, with police, it should be A, empathetic, B, FIR तुरंत लॉन्च होनी चाहिए। लाइक तेलंगाना में ऐसा है कि you just go, अगर केस होता है तो आपके केस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, आपसे बार बार क्वेश्चन नहीं किया जाता है। एंड बार बार क्वेश्चन करने से एक विक्टिम बहुत ट्रॉमा के थ्रू जाता है, बिकॉज वो क्वेश्चन बहुत अजीब होते हैं। तो उस तरीके के रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। थैंक यू। फेसबुक पे क्वेश्चन है कि जब आप ये केस लड़ रही थी तब आपको लोगों ने बहुत डिस्करेज भी किया, बहुत लोगों ने आपको ये भी समझाया कि ये केस को विड्रॉ कर लो, या 8 साल तक लड़ना आसान नहीं है। तो क्या आपने इस तरह की सिचुएशंस फेस करी? हाँ, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। कि आप समझिए कि 75 या 80% लोगों का तो यही कहना था कि नहीं, अरे कुछ नहीं हो सकता, हमारा सिस्टम तो ऐसे ही है। लेकिन मैं इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दी, क्योंकि मैं वो वकील नहीं हूं, मैं लीगल प्रोसीजर मुझे अब तो बहुत पता है, पहले तो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इतना पता था कि कहते हैं कि कानून में फांसी की सजा है, अगर कोई किसी का मर्डर करता है, क्राइम करता है, तो उनको फांसी की सजा होती है। तो मुझे लगा कि इससे खराब तो केस कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर हमारे संविधान में या हमारी व्यवस्था में फांसी की सजा है, तो इस केस में मुजरिमों को फांसी जरूर होगी, क्योंकि इस रेयर केस, इससे बर्बरता तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं कितना भी संघर्ष करूं, कितना भी मैं हार जाती थी, परेशान हो जाती थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मैं इस विश्वास को हमेशा जगा के रखी कि मेरे बेटी के साथ जिस तरह से क्राइम हुआ है, मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। कई लोग कहते थे नहीं कुछ होगा, लेकिन हम कहते थे ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, होना ना होना भगवान के हाथ में है, सरकारों के हाथ में है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश जरूर करूंगी। और मैंने किया। मुझे कोई रोकने की कोशिश किया या बोला माफ कर दो या कुछ भी, लेकिन मुझे उससे डिस्टर्ब जरूर हुई, लेकिन मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि नहीं मैं डर के या परेशान होके घर में बैठ जाऊं। नहीं, हम बच्चों को इससे अलग किए, और अगर किसी ने इसमें जी जान से हमारी मेहनत करी तो हमारे पति ने किया, क्योंकि उनकी जॉब थी, लेकिन उन्होंने अपने जॉब की परवाह नहीं करी। 7 साल में कभी भी हमारे घर में हमारे पति की पूरी सैलरी नहीं आई,
लेकिन मैं यहाँ फिर कहना चाहूंगी कि बहुत कम लोगों ने हमें भटकाया और बहुत ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करते थे, एक प्रोसीजर होता है, जब आप काम नहीं करेंगे तो पैसे तो कटेंगे ही, लेकिन उन्होंने, वो कंपनी ने हेल्प किया कि नहीं, आपको जो भी काम है आप अपना काम करिए। उन्होंने कभी इतराज नहीं किया। तो मैं यही कहूंगी कि जो अच्छे लोग थे, अच्छे बात किए, अच्छा सपोर्ट किया, तो अच्छा परिणाम आया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें इस चीज से निराश नहीं होना चाहिए। अपने आप को इस मुद्दे पे काम करने से निराश नहीं होना चाहिए कि ये लोग तो ऐसे करते हैं। हमें हर एक अपने अपने आदमी का अपना एक ईमान होता है, अपनी जिम्मेवारी होती है। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा लक्ष्य हो वो पूरा हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आसान, कोई चीज भी बहुत आसान है, कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। शायद एक दिन भगवान की कृपा हो जाती है और वो चीजें जो हम चाहते हैं तो पूरी हो जाती है। आशा जी, आपने कितने लोगों को समाज सेवा सिखा दी, कितने लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने अपना करियर, अपनी जॉब छोड़ के, इस केस होने के बाद पूरी पूरी लाइफ बदल गई है बहुत लोगों की। तो आप ये बहुत बहुत सही बोल रही हैं कि कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया। एक आपकी बेटी भी आपके बगल में बैठी है, श्रुति, जो जिन्हें आप जी बेटी, तो हाँ, अभी भी यही तो चीजें अच्छी है, इसीलिए तो हमें और अच्छा हौसला होता है कि नहीं, हम इस पे काम करेंगे। हमारा मकसद ही है कि हम अपना तकलीफ, अपनी समस्या एक एक लोगों तक पहुंचाएं। नहीं सबके समझ में आएगा, 100 में से 10 को भी अगर आएगा तो 10 को बताएंगे, तो धीरे धीरे चीजें ठीक होगी। आज तक मैंने इतना काम किया, कई केसें हैं, कोई हाई कोर्ट में है, कोई लोअर कोर्ट में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में भी एक आध केस है जो वैसे फांसी हुई है, अभी उस पे कोई अपील नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो परिवार है आगे खड़ा होगा तभी तो हम पीछे से खड़े होंगे। सबसे जरूरी है कि अब कई बार ऐसे भी फोन आ जाता है कि क्राइम हुआ है, मैं रिपोर्ट करना है, लेकिन हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते, हम बार बार उस चीज को दोहराना ही नहीं चाहते। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप उस चीज को दोहराओगे नहीं, कोर्ट में जाओगे नहीं, तो आपको न्याय कहाँ से मिलेगा। मैं इस चीज को भूलने नहीं दी कभी। हमको घर, अपने हमारे परिवार में जो हमसे, हमारे दुख से बहुत दुखी थे, समाज में बहुत लोगों ने कहा कि आशा जी अब बेटी आएगी नहीं, आप आगे बढ़िए। हमने कहा कि नहीं, मैं बेटी को लेके ही आगे बढ़ूंगी, क्योंकि वही हमारा अस्तित्व है। हमारा धर्म बनता था कि नहीं, हमारे बेटी के साथ, अगर जिस तरह से हमारा बच्चा है, हमारा दुनिया में लाए हैं, हमारा धर्म है कि हम उसको पढ़ाएं लिखाएं सक्षम बनाएं, तो इसी तरह धर्म है, हमारा धर्म था कि अगर हमारी बेटी के साथ बेगर गलती का किसी ने ऐसा किया तो उसको सजा जरूर मिले। और हमने पूरी कोशिश की, अपनी जी जान लगा दी। हमारे बच्चों ने साथ ना जाके बच्चों ने हेल्प की, सबसे हमारा सहयोग रहा। हमारे पति ने बस इसमें बहुत सहयोग किया, बहुत मदद किया। बोलते भी नहीं थे, पीछे खड़े रहते थे, लेकिन मुझे सपोर्ट मिला। तो मैं यही चाहूंगी कि जो कोई पीड़ित है, मैं इतना नहीं कहूंगी कि आसान है, बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है, लेकिन आप एक माँ बाप होने के नाते, एक परिवार होने के नाते, एक समाज के नागरिक होने के नाते, कम से कम आप इस पे आवाज तो उठा सकते हैं, आप कुछ बोल तो सकते हैं। आपकी ये एक आवाज जैसे मेरे को आगे बढ़ने में मदद की, वैसे हजारों परिवार की मदद करेगा। एक ना एक दिन चीजें ठीक होगी।
आशा जी, बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, आधी घंटा है हमारे पास, होप हम सबके साथ जस्टिस कर पाए। दामिनी, विल यू आस्क क्वेश्चंस? तो आशा जी, सबसे पहला क्वेश्चन हरिका पूछना चाहती हैं। या हरिका। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए और आपको हम सुन रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि हमने बहुत आपसे सुना कि लड़कियां और लड़कियों के माँ बाप और किस तरह हमें ये लड़ाई जारी रखनी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लड़कों के माँ बाप को क्या कहेंगे, खासकर जो नई पीढ़ी है, जो नई नस्ल है, बच्चे हैं, उनके माँ बाप उनको क्या बताएं। मेरे तो हिसाब से कि ये एक तो अति दुष्ट कार्य जो है वो उससे दूर रहें, और कहीं पे शायद वो भय भी उनमें डालना जरूरी है कि ये ऐसी कोई भी चीज अगर इंसान सोचे भी तो वो उनको दंड मिलेगा। ये बात अगर उन तक किस तरह से पहुंचाई जाए, क्योंकि समाज में कोई भी चीज बदलेगी नहीं जब तक दोनों पार्टीज नहीं बदलेंगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक सवाल किया। डर की बात है तो आप देखिए, एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ जरूर गलत होगा, देर से ही सही। एक देखिए, निर्भया वाले केस में जो मुजरिम थे, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा उम्र थी, 35 साल की थी। इसी 35 साल, 20 साल, 35, 25, 26, 27, ऐसे ही 35 साल के अंदर में सब लोग थे, लेकिन जैसा किया वैसा पाया। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि अगर कोई गलत किया है तो उसको सजा मिलना जरूरी है, क्योंकि यही समाज में एक संदेश लगता है। हाँ, जरूरी है। फिर मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि कहीं भी जाते हैं या आप भी कहीं जाते हैं, काम करते हैं, हम कहते हैं कि हम महिला सशक्ति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हम अपने बच्चों से लेकर समाज के बच्चों तक के ये हमें सोचना है कि हमें उनके सशक्तिकरण के लिए काम करना है। आज समस्या लड़कियों के साथ ज्यादा है, लेकिन लड़कों के साथ है, कम है लेकिन है। क्योंकि उनको ये भी तो रियलाइज कराना जरूरी है कि नहीं, जो गलत है वो तो गलत है, ना करते हुए भी तो गलत के साथ रहोगे तो गलत में फंसोगे, ना करते हुए भी गलत के साथ अगर रहोगे तो गलती से फंसोगे। तो सबसे जरूरी है कि हम, आपने कहा कि हम आने वाले पीढ़ी को या अपने बच्चों बेटों को कैसे, तो हमें यही है कि आजकल इतना भाग दौड़ है, बच्चों के साथ हम नहीं रह पाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं या नहीं समझ सकते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि किसी न किसी तरह हमें अपने बच्चों से इतनी नजदीक रहना है, इतना जुड़ के रहना है कि हमें उनका हाव भाव पता लग सके, हम उस पर बात कर सके, उनको समझा सके। खुले शब्द में समझाने की जरूरत है, कहने की जरूरत है। मेरे भी 2 बेटे हैं, हाँ, जान है हमारी, बहुत बहुत वो करते हैं, लेकिन हाँ, जहां लगता है कि मुझे शक्ति है तो मैं शक्ति से पेश आती हूँ। मैं खुले शब्द में कहती हूँ कि मैं उस पे कोई हेल्प नहीं करूंगी, कोई मदद नहीं करूंगी। तो बच्चों को बहुत प्यार दीजिए, बहुत साथ रहिए, बहुत उनको अच्छा संस्कार दीजिए, लेकिन उनके आगे के लिए सचेत करना भी हमारी ही जिम्मेवारी है कि हम उनको सचेत करें, समझाएं, इस चीज के बारे में समझाएं कि इसका आप थोड़े देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के मौज मस्ती के लिए आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है, आपकी पूरी लाइफ खत्म हो सकती है, परिवार की लाइफ खत्म हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, कुछ तो चीजें समझ में आएगी, कुछ तो बच्चे समझेंगे। अब मुझे लगता है कि बच्चे समझते हैं तभी इस पे बात करते हैं। कई जगह मैं जाती हूँ, इतने प्यार से बच्चे मिलते हैं, लड़के लड़कियां मिलते हैं और कहते हैं कि माँ हम इस पे काम करेंगे,
हम आने वाले समय में हम इस अच्छा माहौल होगा, अच्छा काम करेंगे। तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली होती है कि शायद कुछ बच्चों के मन में है तो चीजें ठीक हो सकती है। धन्यवाद, बहुत सही कहा आपने, थैंक यू। थैंक यू आशा जी। एक मिसी सवाल पूछना चाहती हैं, हम उनको अनम्यूट करेंगे। मिशी, या मिशी। हेलो, नमस्ते आशा जी। हाँ नमस्ते। आपने बहुत हिम्मत है, और आप अगर चैट देखेंगे तो सब आपकी हिम्मत को सल्यूट करते हैं, हम सब नमन करते हैं उसको। मैं पूछना चाहती हूँ कि इतनी हिम्मत आपके अंदर आई कहाँ से? क्या चीज है जिसने आपको इतनी सारी हिम्मत दी, और क्या आप हमेशा से ऐसी थी कि कहाँ से आई? हमारी हिम्मत तो आप लोग हैं। मैं जाती हूँ बाहर, आप जैसे हजारों बच्चियों से मिलती हूँ, तो हमें तो आप लोगों से हिम्मत मिलती है। हमारी ताकत तो आप लोग हैं। अब निर्भया तो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं तो आप लोगों में ही अपने निर्भया को जीती हूँ, और आप लोगों से ही ताकत हमें मिलती है। बाकी अगर हिम्मत की बात करें तो मैं तो नहीं जानती थी कभी कि मुझे, मेरे साथ कभी ऐसा होगा या मुझे इतना संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जैसा समय आया वैसा हमने काम किया, और जो तकलीफ हमने देखी उसके साथ मैंने अपने ढाल के उस पे संघर्ष किया, और शायद कहीं ना कहीं जो तकलीफ थी उस तकलीफ से ही हमें ताकत मिली। शुक्रिया आशा जी। एंड जैसे कि अभी मिसी ने बताया कि इतना लोग बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमारे चैट बॉक्स में और हमारे फेसबुक पे भी जो हमें देख रहे हैं लोग, जो ये सेशन देख रहे हैं, वो इतने कमेंट्स छोड़ रहे हैं। आपको मतलब सल्यूट है। वो लोग ये चाहते हैं, और आप एक प्रेरणा है, क्योंकि उस तरीके से जो एक मदर की एक फाइट होती है जो आप लेकर आई हैं सबके लिए, जो आप हर मदर के लिए, एक हर बच्ची के लिए इंस्पिरेशन बनी कि नहीं, कोई है मेरे लिए लड़ने वाला, मेरे माँ बाप मेरे लिए लड़ेंगे, कोई लड़ेगा हमारे लिए, हमारे सच के लिए, हमारे इंसाफ के लिए। उसके लिए इतने हमें सारे दर्शक जितने भी अभी देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो सब आपको ये बताना चाहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको हमारी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, और हम सब मिलके अच्छा करेंगे। और एक आखिरी हम सवाल लेना चाहेंगे वंदना से। वंदना, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ, वंदना। बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत सालों से इच्छा थी कि कभी आपसे रूबरू हों, कभी आपके विचार जाने, क्योंकि जो एक माँ ऐसे दौर से गुजरी है और अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा इंसाफ दिलाया है कि ये हम सबके लिए एक उदाहरण है। ये सिर्फ बात ही नहीं है, हम यहाँ पर और ये जो प्लेटफॉर्म है आशा जी, सिपिंग थॉट्स, ये सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम सिर्फ किसी कोई ये आमंत्रित करते हैं और हम किसी से बात करते हैं, हम बहुत प्रेरित होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सिपिंग थॉट्स को बोलूंगी कि आज इतने सालों में आपके बारे में इतना सुना और आज आपको देखा, तो वो एक तरह से वो एक पर्सोना जो आपका है उससे हम सब बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और शायद इसी वजह से चैट में इतने सारे आपको हम बहुत ही शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, और एक हिम्मत आ रही है हम सब में। मुझे पक्का विश्वास है कि जितनी भी माएँ हैं, जिनकी भी बच्चियां हैं, उनको एक अलग सा विश्वास, एक दृढ़ता मिली है आपसे। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, अगर हमें कोई ऐसी चीज, आप हमें कुछ ऐसी चीज शेयर कीजिए कि हमें हमेशा अपने आप से विश्वास ना निकले। हमारी कोई चीज खो जाती है तो हम तो पुलिस स्टेशन जाते हुए डरते हैं, हमें ऐसे लगता है पता नहीं क्या क्या हमसे सवाल पूछे जाएंगे, हमें डर लगता है। लेकिन ये तो, और हम सोचते हैं जाने दो, पर्स चोरी हो जाए हम नहीं जाना चाहते, कार्ड गिर जाए हम नहीं जाना चाहते,
मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ वो जो हिम्मत है वो हिम्मत बनी रही आपकी, आप कहीं पे डिगमगाई नहीं, आप आपने एक जो ठान रखा था आप कंटिन्यूअसली उसके लिए काम किया। तो मुझे ये जानना है कि वो हिम्मत, रोज अपने आप से बात करना या अपने आप को एक दिलासा देना, वो हिम्मत कौन था आपका? आपके बेटे, आपके हस्बैंड, या ह्यूमन राइट्स वाले, या श्रुति? कौन था एक जो हमेशा एक हिम्मत देता था आपको? जी, सबसे जो हमारी अगर जो हिम्मत है, जो मेरे बेटी के साथ घटना हुई और जो उसको तकलीफ हुई, वहां से मुझे हिम्मत मिली कि उस बच्ची ने एक एक सांस के लिए वो जूझ रही थी, फिर भी उसने हम लोगों का ध्यान रखा, हम लोगों का हाल पूछती थी। और जो मुझे जहां से ताकत मिली, जब उसने कहा कि उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए या जिंदा जला देना चाहिए कि दूसरे के साथ ऐसा ना, ये शब्द मुझे बहुत हमेशा याद रहा। इस संघर्ष में हमारे बच्चों का भी बहुत सहयोग रहा, पति का तो अभी तक शुरू से अंत तक रहा। बच्चों को सहयोग ये रहा कि बच्चे, उनको रोटी मिले ना मिले, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे सवाल नहीं किया कि आप, हमें रोटी नहीं मिली, हम बेघर खाए हैं। हमारे बच्चों ने बहुत जरूरी थी उस टाइम पे हमारी उनको, लेकिन मैंने उनका साथ नहीं रह पाई क्योंकि मैं ज्यादा टाइम हमारा बाहर निकल जाता था। तो ये सहयोग रहा बच्चों का। सबसे अच्छा सहयोग ये रहा कि इतने दुख में होते हुए बच्चों ने अपने जो उनका पढ़ाई लिखाई का काम था वो अच्छे से किए और अपने लाइफ में आगे बढ़े। और तो परिवार का सहयोग बहुत रहा, क्योंकि परिवार हमारी ताकत होती है। अगर परिवार में ही हमारा कोई साथ नहीं देगा तो हम घर से बाहर कैसे निकल सकते हैं, वो भी हमारे जैसे आदमी। क्योंकि मैं एक पैसे कमाती नहीं हूँ, अगर बाहर जाते हैं तो खर्चे इतने लगते हैं, केस लड़ने में इतने खर्चे लगते हैं। तो इसमें हमारा परिवार का बहुत सहयोग रहा, खासकर हमारे पति का बहुत सहयोग रहा और बहुत सपोर्ट रहा। क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो हम इतना नहीं कर पाते, क्योंकि घर में भी ध्यान रखना, जॉब का भी ध्यान रखना। मैं 7 साल जाने कहां कहां गई, लेकिन कभी मैं अकेले नहीं गई। आज के डेट में भी मैं कहीं अकेले नहीं जाती हूँ, वो अपना जॉब छोड़ के जाते हैं। तो बच्चों का, पति का बहुत सहयोग रहा। हमारे परिवार में 5 जने थे, बेटी नहीं है, 4 जने हैं, लेकिन बहुत सहयोग रहा। अभी भी है, कहीं जाना, किसी से बात करना, तो ये भी समझिए कि ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो परिवार का सहयोग हर काम के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं, परिवार की सहयोग की जरूरत है। अगर हम कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, जिसलिए ये प्रोग्राम से हम जुड़े हैं, हम बच्चियों को सिक्योर करना चाहते हैं, बच्चियों के साथ क्राइम ना हो, इस पे काम करना चाहते हैं, तो हमें पूरा समाज को एक साथ होने की जरूरत है और समाज को एक दूसरे की सहयोग की जरूरत है। आशा जी, समय खत्म हो रहा है, सवाल खत्म नहीं हो रहे, लेकिन एक बात आपने जो बोली ना कि आपके साथ आपके पति का, परिवार का, समाज का, सबका साथ था, मुझे ये लगता है वो आपकी हिम्मत थी। अगर आप में हौसला था, आप में हिम्मत थी, तो आपको सबका साथ था। तो सबसे जरूरी जो मुझे लगता है कि वो, अगर ये जो भी जिस मुकाम पे आज आप फैसला दिला पाई, आज कहीं ना कहीं ज्योति जहां से भी होंगी, वो शायद आज उनकी शांति मिली होगी, तो ये कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत है आशा जी, सबसे ज्यादा आपकी हिम्मत है। फिर तो पूरा कारवां साथ चल लेता है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, जाते जाते हम सब आपसे, आपकी हिम्मत के लिए लगता है कि ये हिम्मत कहाँ से आई, आप एक लास्ट क्या बोलना चाहेंगी लोगों को जो
हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होगा। जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि आप अभी किसी ने सवाल किया या आप भी कह रहे थे हम डर जाते हैं, तो सबसे जरूरी है कि हम कोई भी हमें काम करना है तो हमें अपने डर को निकाल देना है, क्योंकि जो चीजें सामने हो रही है उससे बुरा क्या हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे तो यही कहना चाहूंगी कि हम अपने बच्चों को, चाहे हमारे बेटा हो चाहे बेटी हो, इतना सक्षम बनाएं। कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता है कि नहीं, हम बेटियों को हम खुद कमजोर कर देते हैं कि दूसरे के घर जाना है, ये बहुत चीजें हैं। तो हमें ये है कि हमें बेटा बेटी को समान शिक्षा देनी चाहिए, ये सोचकर क्या पता कौन सक्षम हो जाए आगे चल के। और मैं और माँ बाप के लिए ये कहना चाहती हूँ, मैं सबसे पहले तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि किसी के साथ कुछ ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सबसे जरूरी है कि आप परिवार हैं, माँ बाप हैं, तो उस बच्चे का सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि आप उस वक्त के लिए चुप करा देंगे, लेकिन ये सच्चाई कभी नहीं छुपती है, एक ना एक दिन सामने जरूर आती है। तो कम से कम आप उस परिवार की मदद करिए, एक दूसरे की मदद करिए, क्योंकि आज का समय है कि एक दूसरे की मदद ही बहुत जरूरी है। और हमें अपनी जो जिम्मेवारी है उससे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि खासकर हम महिलाओं को, हम इतने कमजोर नहीं है जितना हमें समझा जाता है। हमने अपने आप को पहचान के रखना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, और जो भी हमारा काम है हमें अपने पूरे ईमानदारी से कोशिश करते रहना चाहिए। एक न एक दिन हम जरूर अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, जरूर ये चीजें ठीक होंगी। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, अभी चल रहा है, अभी जो केस हुआ था सुशांत का, इस केस में कितनी कोशिश की गई कि ये केस बिल्कुल दब जाए, खत्म हो जाए, लेकिन लोगों की आवाज ने इसको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट का आज पहला फैसला तो आया कि नहीं सीबीआई जांच होगी। तो इसी तरह अभी इस सवाल पे हमसे किसी ने सवाल किया कि मैडम अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो हमने उनको कहा कि मुझे पता है कि दिल्ली बहुत दूर है, शुरुआत तो हुई, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, आगे भी चीजें होगी, आगे भी और उम्मीद है कि आगे अच्छा होगा, क्योंकि हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते ना। उम्मीद छोड़ देंगे उसी दिन सब कुछ खत्म। तो हमें अपनी उम्मीद को कायम रखना है, जो भी हम काम कर रहे हैं उस पे हमें विश्वास, आत्मविश्वास से काम करना है, तो एक न एक दिन हमें उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सिपिंग थॉट्स पे आए। आपने हम सबके साथ ये घंटा बिताया। जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं, सल्यूट, बस यही कह सकते हैं, रियली हैट्स ऑफ टू यू, आपकी हिम्मत का। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। आप सब लोग ही हमारी ताकत हैं, हम एक दूसरे का साथ रहें, एक साथ जुड़ के अच्छा काम करें, और ये नहीं किसी के कहने से कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, अपनी कोशिश हमें हमेशा जारी रखना चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया आशा जी, थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय बाय।